साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों एक बार फिर आपके सामने आपका दोस्त मुकेश नागर आपके साथ है। एक बार हम लोग जो है एक नया टॉपिक आज यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। पहले मैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो कंटिन्यू चल ही रहा है। मैंने 7 जो है लेक्चर उसमें मैं डाल चुका हूँ। आज हम लोग जो है ग्रामर को हम तैयार करेंगे और ग्रामर में जो पहला टॉपिक है वो मैंने लिया है साथियों वर्ण विचार। साथियों अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए और आप भी अपने सक्सेस स्टोरी को लिखने की तैयारी कर लीजिए। साथियों एक बात मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े टीवी पैनल बड़े बड़े ये चीजें देखने पर यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड है, लेकिन आपको मैं वादा करता हूँ इस बात के लिए कि वो चीज आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा कि आपको कहीं से किसी भी नोट्स को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों दिल से बता रहा हूँ आपको ये चीज आप नोट कीजिए और पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। नोट्स जरूर बनाइए साथियों। आपको डेली एक वीडियो कंप्लीटली आपको ग्रामर का मिलेगा, डेली एक वीडियो आपको हिंदी साहित्य का मिलेगा और डेली एक वीडियो आपको जो है काव्य शास्त्र का मिलेगा साथियों। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको बताई है, हिंदी का पूरा सिलेबस, चाहे वो सेकंड ग्रेड है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, चाहे वो डीएसएसबी की वैकेंसी है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी है, कहीं पर भी अगर हिंदी आती है, आपने यहाँ से अगर ग्रामर का टॉपिक पूरा कंप्लीटली कर लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे अपने किसी भी पेपर से मिला लेना। साथियों स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। चलिए आप एक बार थंबनेल मुझे बता दीजिए, एक बार थंब करके मुझे बता दीजिए कि सर हम लोग तैयार हैं, बस आप पढ़ाइए। साथियों चलिए देखते हैं, वर्ण विचार का टॉपिक है। इसमें वर्ण विचार में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण की परिभाषा की। वर्ण की परिभाषा देखो, ये परिभाषा बहुत सी बार आती है। डायरेक्ट इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है। आज आप लोगों का जो है पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिएगा, किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो ध्वनि होती है, जिसकी आवाज आती है, वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है साथियों। ठीक है, आगे बात करेंगे। ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया है। ऐसी ध्वनि जिसका क्या कर दिया है? अंतिम विभाजन कर दिया, यानी कि उसके बाद में उसका 1% भी विभाजन नहीं होता, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं होते, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं साथियों। अर्थात आगे उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ऐसी आवाज, ऐसी ध्वनि जिसका आगे 1% जो है विभाजन नहीं होता, उसे ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। याद रख लेना, जैसे क च ट त प अ ई उ री, इस तरह के वर्ण होते हैं, इनका कोई भी हम विभाजन नहीं करेंगे। जब विभाजन नहीं करेंगे तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे साथियों। याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे पढ़िए, नोट लगा के मैंने यहां पर दिया है, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। हम लोग सभी स्वर ध्वनियों को वर्ण एवं अक्षर दोनों में शामिल करते हैं। सभी स्वर ध्वनियां जो होती है उन्हें वर्ण और अक्षर दोनों में क्या करते हैं? हम लोग इसको शामिल करते हैं। देखो, वर्ण और अक्षर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अर्थात लिखने के आधार पर तो स्वर ध्वनियां वर्ण कहलाती है तथा उच्चारण के आधार पर स्वर ध्वनियां क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। अंतर समझ में आ गया होगा। अगर लिख रहे हैं तो वो जो स्वर ध्वनियां हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। और अगर लिखने के आधार पर हम लोग बात करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और उच्चारण के आधार पर अगर बात करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। मेरे हिसाब से यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बात कीजिए। आप व्यंजनों वाली बात करेंगे तो व्यंजन ध्वनियों को यदि हलंत हल भी कहते हैं व्यंजन को, रूप में लिखा जाता है तो वर्ण कहलाते हैं। अगर उन्हें जो व्यंजन ध्वनियां होती है, जैसे मान लीजिए मैंने क लिखा, अगर इसको मैं हलंत रूप में लिखता हूं, अगर मैं इसको हलंत रूप में लिखता हूं, हलंत लगा करके लिखता हूं, तो वो क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाती है। हलंत रूप में लिखा गया व्यंजन क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ये बात कंफर्म आप याद रख लीजिएगा, वर्ण कहलाता है। और यदि उनको हलंत के बिना लिखा जाता है,
अगर हलंत के बिना लिखा जाता है तो वो क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। याद हो जाना चाहिए, हलंत, व्यंजन को हलंत के साथ लिखा जाता है तो वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि वर्ण की मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पर करेक्ट की है कि जो वर्ण है उसके टुकड़े नहीं होते, यानी कि अंतिम टुकड़ा उसका हमने कर दिया है वो वर्ण है, लेकिन हलंत के रूप में लिखेंगे तो उसका टुकड़ा तो हुआ नहीं फिर। लेकिन अगर उसको विदाउट हलंत यानी कि बिना हलंत के अगर उसको लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अक्षर कहते हैं। देखो यहाँ पर वर्ण अगर हलंत के साथ लिख रहे हैं तो ये वर्ण है, और बिना हलंत के साथ लिख रहे हैं तो फिर ये क्या है? अक्षर है। याद हो जाएगी बात। आगे बात करते हैं। वर्ण के दो भेद मैंने यहाँ पर किए हैं। एक वर्ण स्वर वर्ण होते हैं और एक होते हैं व्यंजन। स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। तो यहाँ तक की पूरी बातें आप लोगों को करेक्टली याद हो जानी चाहिए, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल। चलिए, ये सारी चीजें हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ध्वनि का उच्चारण करने पर हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु हमारे मुख में आकर बिना रुकावट या बाधा या व्यवधान के मुख से बाहर निकल जाती है। अगर कोई भी जो मुख से जो बाहर निकलती है श्वास वायु, अगर वो बिना रुकावट बिना बाधा के ही बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है, तब वह ध्वनि जो स्वर है वह स्वर वर्ण कहलाते हैं। यानी कि जो स्वर होते हैं जब भी हम उनको बोलते हैं तो बिना किसी रुकावट के स्वर जो वायु है वो हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है तो वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। याद हो जाएगा। सामान्यतः हमारे मुख से स्वतः उच्चारित स्वर ध्वनियां कहलाती है। सामान्यतः जो हम बात करते हैं स्वतः उच्चारित जो स्वर ध्वनियां होती है उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। अब स्वरों की कुल संख्या की बात करते हैं तो हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। हमारे हिंदी में जो स्वर की संख्या है वो कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। जैसे अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। इस तरह से ये 11 स्वर हमारे हिंदी में माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नोट है, पाली या प्रथम प्राकृत या प्राकृत द्वितीय प्राकृत भाषाओं में स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 10 मानी गई है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर ये जरूर है आपको पूरा कंफर्म बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, ऊ, ये वाला ए देखो आप। ठीक है, चंद्र बिंदु भी नहीं है, ए, ओ और औ। ये ओ भी ओ है, औ भी नहीं है। तो इस तरह से ये हमारी पाली प्राकृत प्रथम भाषा में ये सब माना गया है। अपभ्रंश भाषा की बात करते हैं, उसमें जो स्वरों की संख्या है केवल 8 ही मानी गई। अपभ्रंश भाषा में याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हमारे को तो याद यही रखना है कि हमारे जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है? टोटल 11 है। अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, ये इसमें मानी जाती है। किसके अंदर? अपभ्रंश भाषा में। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? केवल 8 मानी गई है। तो इतना सा याद आपको रखना है। ठीक है, करने पर हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु हमारे मुख में आकर किसी रुकावट या व्यवधान या बाधा या संघर्ष के बाद मुख से बाहर निकलती है। अरे जो श्वास है ना वो हमारे मुख में क्या है कि थोड़ी रुक के निकलती है, ये है सबसे मेन बात। और डायरेक्ट निकल जाती है, और डायरेक्ट निकलने के बाद में क्या होता है कि वो स्वर हो जाता है, यानी कि वहां पर कोई रुकावट, अटकते नहीं है यहाँ पर, है ना। जब अटकते नहीं है ना तो वो स्वर माना जाता है। अगर अटक गई यहाँ पर, रुकावट आ गई उसको, तो उसे हम लोग व्यंजन मान देते हैं। बस इतनी सी बात यहाँ पर है। ठीक है, तो मतलब मस्ती के साथ पढ़ो यार। तो मुख से बाहर निकलती है और उस ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? दो व्यंजन ध्वनि कहते हैं, या उसको भी व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को। तो सामान्यतः किसी स्वर की सहायता से उच्चरित होने वाली ध्वनियां व्यंजन ध्वनियां कहलाती है। यानी कि डायरेक्ट जो निकलती है श्वास वायु मुख से, तो वो तो स्वर में चली जाती है, और जो रुकावट होकर के निकलती है वो किस में निकल जाती है? व्यंजन वर्ण में निकल जाती है बात। ठीक है, तो ये व्यंजन वर्ण की स्वर हमने बात कर ही ली थी पहले। व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? टोटल 33 मानी गई है।
कितनी मानी गई है? हिंदी के अंदर 33 व्यंजन वर्णों की संख्या हम लोगों ने मानी है। अब देखते हैं यहाँ पर स्पर्श व्यंजन जो है 5 प्रकार के होते हैं, ये करेक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या में कितनी मान रहा हूँ? 25 मान रहा हूँ। कितनी मान रहा हूँ? 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या मान रहा हूँ। तो ये 25 तो ये हो गए, यानी कि 5 से इंटू करो 5 को, तो 25 ये स्पर्श व्यंजन हो गए। लेकिन 33 कैसे हो रहे हैं? तो अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, यानी कि 25 से 26, 27, 28, 29 हो गए। इसके बाद में उष्म व्यंजन होंगे, तो उष्म व्यंजन कौन से हैं? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये 33। तो उष्म व्यंजन है स, श, स और ह। साथ ही एक बात आपको मैं बता दूं, ये क्रम से भी पूछ ली जाती है कि इनकी सीक्वेंस क्या है, ये पूछ ली जाती है, याद रख लेना। तो य, र, ल, व, ये इनकी सीक्वेंस है और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं ऐसे क्वेश्चन। उसी तरह से उष्म व्यंजन में ये वाला स पहले आता है, फिर षटकोण आता है, फिर श्लेष आता है, फिर ह आता है। तो इनका भी क्रम पूछ लिया जाता है, इनका क्रम सही कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33 व्यंजनों की संख्या हो गई। स्पर्श व्यंजन मैंने बता दिए, उष्म व्यंजन मैंने बता दिए और अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बता दिए। तो स्पर्श व्यंजन 5 इंटू 5 करेंगे 25 हो जाएंगे। इसके बाद में जो अंतस्थ व्यंजन है वो य, र, ल, व हो जाएगा और उष्म व्यंजन हो जाएगा स, श, और ह। ठीक है, तो ये बात रही हमारे स्वर और व्यंजनों की। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्वर का वर्गीकरण, जो अगली क्लास में हम लोग देखते हैं। साथियों, अगर पहली बार आपने विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और तगड़े नोट्स में आप लोगों को यहाँ पर कराने वाला हूँ। बहुत भयंकर तरीके के नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका इन नोट्स से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, डीएसएसबी हो, केंद्रीय विद्यालय हो, कोई सी भी वैकेंसी हो। साथियों, ये एक बात सपोर्ट आपका होना चाहिए। अगर आप पसंद करते हो इस बात को, लाइक करते हो इस बात को कि हमें अच्छे नोट्स मिल रहे हैं, तो एक बार जो है यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आपको जरूर दबाना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखना साथियों, ताकि आपको जो है अच्छे से वहां पर नोटिफिकेशन मिल सके।